माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड यूनिट के लास्ट लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। के बी एन एल्जेब्रिक नंबर फील्ड, तो हमें प्रूव करना है कि सेट ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक इंटीजर इन के रिंग्स बनाएगा। तो पिछली जो थ्योरम हमने की थी उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि अल्फा बीटा यदि एल्जेब्रिक है तो ये भी एल्जेब्रिक होगा, ये भी एल्जेब्रिक होगा, यानी कि एल्जेब्रिक इंटीजर का जैसे ये इस सेट यानी कि अल्फा मिलाने पर ये भी एल्जेब्रिक बनेगा और ये भी एल्जेब्रिक बनेगा और ये एक फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल बनेंगे। इस प्रकार हम मान लेते हैं कि एम जेड ये भी एक क्या है, फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल है। तो इस थ्योरम के फोर्थ पार्ट पे यदि फाइनाइटली जनरेटेड जेड मॉड्यूल है तो इसके अंदर अल्फा भी होगा, बीटा भी होगा, अल्फा प्लस बीटा भी होगा, अल्फा माइनस बीटा भी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एम इसका सबसेट होगा। ये कैसे प्रूव हुआ देखिए, ये आपने यहाँ ला किया था, इसका यूज किया गया। ये यदि ये फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है तो ये चीज आपकी होल्ड होगी। ठीक है, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा एम ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। इस प्रकार ये दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एल्जेब्रिक हो जाएंगे। एल्जेब्रिक होते ही यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा भी इसमें एल्जेब्रिक इंटीजर है, प्रोडक्ट भी एल्जेब्रिक इंटीजर है, तो ये रिंग हो जाएगा। इसको हमने पहले भी रिंग प्रूव किया था। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी आपको किया था, एल्जेब्रिक इंटीजर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक फील्ड फॉर्म से रिंग्स। तो क्वाड्रेटिक फील्ड्स के थे, इसको मैंने रिंग प्रूव कराया था आपको। आज ये जनरल बात थी। ओके, नेक्स्ट। अब लास्ट थ्योरम पर आ गए हैं। यदि एफ एक्स हमारे को एक मोनिक पॉलिनोमियल है ये, और इसके कोफिशिएंट जो हैं, जो कोफिशिएंट है ए नोट, ए वन, ए एन है, हम इनको इंटीजर्स मान रहे हैं। एक प्राइम पी माना, जो पी जो है वो ए आई को डिवाइड करता है जब तक ए आई की वैल्यू 0 से यानी कि ए नोट, ए वन, ए टू, के से पहले तक है, और पी स्क्वायर ए नोट को डिवाइड नहीं करता। तो हमें प्रूव करना है कि एफ एक्स हैज ए इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ डिग्री एट लीस्ट के। फिर सुन लीजिए, ए नोट, ए वन, ए टू, ए के -1 तक सारे पी से डिवाइड होते हैं, बट पी स्क्वायर डजंट डिवाइड ए नोट। तो हमें प्रूव करना है कि उसके पास कम से कम एक के डिग्री का कम से कम के डिग्री का एक इररिड्यूसिबल फैक्टर होगा, या उससे फालतू डिग्री का होगा। यदि के एन के इक्वल हो जाता है तो ये आइंस्टीन क्राइटेरिया ही बन जाता है। बिफोर गोइंग टू प्रूफ ऑफ द थ्योरम, पहले मैं इसके ऊपर एग्जाम्पल कराता हूं आपको। हमें ये प्रूव करना है कि पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल है। मैंने यहाँ पी की वैल्यू 3 ले ली, तो 3 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी करता है, इसको भी करता है। ठीक है, वेरी गुड। हमें प्रूव करना है कि ये इररिड्यूसिबल है। मैंने मान लिया ये इररिड्यूसिबल नहीं है। इररिड्यूसिबल नहीं है तो इसके पास क्या होगा, एक रिड्यूसिबल फैक्टर होगा। फिर देखो, ए नोट, ए वन, ए टू, ए नोट, ए वन भी 0 है, वो भी 3 से डिवाइड होगा, ए टू भी 3 से डिवाइड होता है, ए थ्री भी डिवाइड होता है। तो इसका ऊपर वाली थ्योरम क्या कहती है, इट हैज ए इररिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ डिग्री 4 और मोर। यदि रिड्यूसिबल है तो इसके पास केवल 4 डिग्री का फैक्टर होगा और एक का होगा, और तो कोई संभावना बचती नहीं, क्योंकि 5 डिग्री का इररिड्यूसिबल फैक्टर होने का मतलब इक्वेशन खुद ही इररिड्यूसिबल है। तो एक गारंटी होगी कि इट हैज ए 1 डिग्री रूट, 1 फैक्टर ऑफ डिग्री 1, उसका रूट रैशनल होगा। वो रैशनल होगा, और यदि रैशनल है इफ इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर। हमने बताया था कि यदि कोई पॉलिनोमियल जिसके सारे के सारे रूट, सारे के सारे कोएफिशिएंट इंटीजर हैं, यदि उसका कोई रूट रैशनल आ जाता है तो वो इंटीजर बन जाएगा, तो रूट इंटीजर बन जाएगा, और वो इसको डिवाइड भी करेगा। तो इसका मतलब देखो, पहले हमने कहा इसका एक इररिड्यूसिबल फैक्टर 4 डिग्री का होगा, 5 का हो गया तो ये खुद ही इररिड्यूसिबल हो जाएगी। 4 डिग्री का इधर इररिड्यूसिबल होगा, दूसरा 1 डिग्री का इररिड्यूसिबल होगा। जो 1 डिग्री का होगा उसका रूट रैशनल होगा। रैशनल, अब कोएफिशिएंट सारे इंटीजर हैं तो रैशनल रूट ने अपने आप को इंटीजर बना लिया, और वो इंटीजर इस 3 को डिवाइड करेगा। तो यहां पर इसकी संभावना बनी उस रूट की +-1 और +-3।
ना तो इसमें 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ना -1, ना 3, ना -3। इस प्रकार चेकिंग से पता लगा इसका कोई भी इंटीजर रूट नहीं हो सकता। ये फिर इंटीजर मतलब रैशनल रूट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल 4 डिग्री का रिड्यूसिबल फैक्टर नहीं है। इट कंक्लूड दैट इट हैज ए दिस गिवन इक्वेशन इज इररिड्यूसिबल। नेक्स्ट प्रूफ, वी विल प्रूव दिस बाय ऑन इंडक्शन ऑन एन। हम इंडक्शन लगाएंगे एन पर। यदि एन की वैल्यू 1 है, जैसे ये है, ये प्रूव करने जा रहे हैं, एन की वैल्यू 1 है, तो वी गेट दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ऑलवेज इररिड्यूसिबल है। Hence, n is equal to 1 is trivial. So let us assume that above statement is true for all the polynomial of degree less than n. तो ये सभी polynomial के true है जिसकी degree less than n है। If fx is irreducible, यदि वो फंक्शन irreducible है फिर तो कुछ प्रूव नहीं करना। मामला तो जब है जब fx irreducible ना हो। हमने मान लिया कि fx reducible है, तो उसको दो टुकड़ों में लिखा जाएगा, fx और gx और hx। gx ये है और hx ये है। अब ध्यान से देखो, हमें पता है यहाँ पर कि p जो है एफ एक्स के ए नोट को डिवाइड करता है और पी स्क्वायर ए नोट को डिवाइड नहीं करता। यदि हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो जो ए नोट है वो आएगा बी नोट गुना सी नोट। अब p जो है देखो, या तो इसका मतलब ए नोट को बी नोट को डिवाइड करेगा या सी नोट को डिवाइड करेगा। अब हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मानते हैं p बी नोट को करता है, सी नोट को नहीं करता। अगले स्टेप में फिर ये तो हमने हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कंपेयर किया था, अगला करते हैं तो कांस्टेंट कंपेयर किया था। अब हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। बच्चों ये बात p से डिवाइड होती है, आपने लिया है, आपको पता है ये भी p से डिवाइड होता है, तो इट गारंटीज दैट ये भी p से डिवाइड होगा। और आपको पता है कि आपने कह दिया कि सी नोट तो p से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब कौन सा डिवाइड होगा? p से b1 डिवाइड होगा। इस प्रकार हम चलते जाएंगे तो हम कहेंगे p डिवाइड्स bi फॉर ऑल i लेस देन इक्वल टू k। ओके, अब हम इस बात को थोड़ा सा डिफाइन करते हुए चलेंगे कि ऐसा के तक ही क्यों ले गए हैं। हमने कह दिया कि के तक है, ऐसा चलता गया। इफ यदि r लेस देन इक्वल टू k है, r जो है इसकी नंबर ऑफ, ये बात हो रही है, यदि लेस देन इक्वल टू k है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस इक्वेशन का प्रत्येक फैक्टर p से डिवाइड होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, p को कॉमन ले सकते हैं gx में से, और वो p इसका मतलब यदि gx से कॉमन आ गया इसका मतलब ऐसा तो fx से भी कॉमन निकलना चाहिए था। बट दिस इज ए कंट्राडिक्शन। क्यों कंट्राडिक्शन? क्योंकि आप fx एक मोनिक पॉलिनोमियल है, तो x की पावर n का कोएफिशिएंट तो p से डिवाइड नहीं हो सकता, वहां कॉमन नहीं निकल सकता। इसलिए दिस r इज लेस देन इक्वल टू k इज रॉन्ग। फिर सुन लो, r k की वैल्यू r इज लेस देन इक्वल टू k। तो हम कहते हैं कि b जो अपना gx बना था, जो b नोट b1 से लिखा गया, उसके प्रत्येक फैक्टर में से p कॉमन निकल सकता है। प्रत्येक फैक्टर में से p कॉमन निकल सकता है, इसका मतलब तो हो गया कि fx के प्रत्येक फैक्टर में से भी p कॉमन निकल सकता है। या ये कहते हैं कि fx का प्रत्येक कोफिशिएंट p से डिवाइड होता है, जबकि x की पावर n मोनिक है, x की पावर n x का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि fx एक मोनिक पॉलिनोमियल है, तो p उस 1 को डिवाइड नहीं करता, तो वहां हो जाएगा कंट्राडिक्शन। इसका मतलब वैल्यू ऑफ k शुड बी लेस देन r। अब आपको दे रखा है कि p जो है bi को डिवाइड करता है, जहां पर i की वैल्यू 0 से k तक हो सकती, k से लेस देन k हो सकती है। अब हमें शो करना है कि p स्क्वायर b नोट को डिवाइड नहीं करता। हमें पता है p a नोट को डिवाइड करता है, p स्क्वायर a नोट को डिवाइड नहीं करता। p डिवाइड्स b नोट, p डजंट डिवाइड c नोट, ये भी हमने माना था। a नोट इज इक्वल टू b नोट c नोट। मैं कहता हूं यदि p स्क्वायर इसको डिवाइड, क्योंकि देखो a नोट को डिवाइड इसको डिवाइड नहीं करेगा, यदि p b नोट को डिवाइड करता है तो इंप्लाइज दैट p डिवाइड a नोट, कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब कह देंगे p स्क्वायर किसको डिवाइड नहीं करेगा? a नोट को डिवाइड नहीं करेगा, b नोट को डिवाइड नहीं करेगा। अब p जो है bi को डिवाइड करता है जब i की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और k से छोटी है, और p स्क्वायर b नोट को डिवाइड नहीं करता। अब देखिए, यदि मैं हाईएस्ट लीडिंग कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा br और ct इज इक्वल टू 1। क्यों 1 लिखा है? क्योंकि ये मोनिक पॉलिनोमियल को fx के कोफिशिएंट का इक्वल हो जाएगा और उसका कोफिशिएंट लीडिंग टर्म का 1 है।
अब हम यहाँ कहते हैं कि ये भी या तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, या ये -1 आएगा, ये या तो दोनों 1 आएंगे या दोनों -1 आएंगे। इसका मतलब जीएक्स का कोफिशिएंट या लीडिंग कोफिशिएंट या तो 1 बनेगा या -1 बनेगा। यदि जीएक्स का कोफिशिएंट 1 है तो खुद मोनिक है, यदि -1 है तो उसका माइनस जीएक्स क्या हो जाएगा, मोनिक बन जाएगा। इन एनी इवेंट वी हैव अनदर पोलिनोमियल विच सेटिस्फाई द कंडीशन। इस प्रकार ये जो जीएक्स बन गई, ये एक और पोलिनोमियल बन गई जो आपकी उसको सारी कंडीशनों को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और उसकी डिग्री n से लेस भी है। इस डिग्री इज लेस देन n, क्योंकि आपने तो उसको फैक्टर बना दिया है। तो इंडक्शन थ्योरम क्या कहती है कि हैज ए इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ डिग्री लेस देन n और इक्वल टू k। इसके पास एक फैक्टर जरूर होगा, इरिड्यूसिबल फैक्टर, ठीक है, क्या होगा, इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू k, जिसकी डिग्री k या k से ज्यादा होगी। और यहां पर k आपका r से छोटा है, आपने क्वेश्चन में लिया है ना, ये देखो ये रहा। इसका मतलब ये r बड़ा है तो इसमें से एक k डिग्री का या k डिग्री से ज्यादा डिग्री का एक इरिड्यूसिबल फैक्टर मिलेगा, और दिस फैक्टर इज आल्सो इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ fx, और यही हमने प्रूव करना था। अगले पार्ट पे आ जाइए, प्रूव दैट ये एक इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल है ओवर रैशनल। देखो a0 2, a1 6, a2 0, a3 -12, a4 0, ये 2 से डिवाइड, 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 कहां तक 2 से डिवाइड हो गया भाई, देखो ये 4 हो गया ना, हाँ जी। तो इसका मतलब एक बात हो गई, इस थ्योरम को लगाएं तो इसके पास एक 5 कम से कम 5 डिग्री का या 6 डिग्री का या 5 या 6 डिग्री का इरिड्यूसिबल फैक्टर जरूर होगा। यदि 6 डिग्री की बात होती है तो पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल हो जाएगी। हम कहते हैं नहीं नहीं 5 डिग्री का इरिड्यूसिबल फैक्टर है, 5 डिग्री का इरिड्यूसिबल फैक्टर होगा, दूसरी तरफ 1 डिग्री का मिलेगा, 1 डिग्री का इरिड्यूसिबल फैक्टर मिलेगा तो इसका मतलब जो उसका रूट होगा वो रैशनल होगा। ये सारे इंटीजर हैं तो रूट इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर होने के साथ वो रूट इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब रूट +-1 या +-2 हो सकता है। यदि हम ध्यान से देखें ना तो +-1 इसको सेटिस्फाई करता है, 1 सेटिस्फाई करता है ना, -1 सेटिस्फाई करता है, और ना ही -2 ना ही +2। अब एक क्वेश्चन और, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, यूजिंग दिस थ्योरम शो दैट दिस हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर m नॉन जीरो m। अब यहां पर ऊपर वाली थ्योरम में आपने प्रूव किया कि ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है। कुछ दिन पहले आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, उस रिजल्ट का मैं जिक्र आपको बस बताना चाह रहा हूं। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी कि fx बी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ऑफ बाइनरी फॉर्म ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस थ्योरम को ज्यूम करते हुए हमने प्रूव किया था कि इसके पास फॉर फिक्स m व्हेन m इज ए नॉन जीरो इंटीजर देन इसके पास हैज ओनली फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसका आज हम यूज करेंगे। देखो ये इक्वेशन, इसकी डिग्री 3 है और ये बाइनरी फॉर्म में भी है। अब इसको यदि हम, मैंने क्या कहा था कि y के स्थान पर 1 रख देते हैं, देखिए बच्चों ये इक्वेशन है। अब इसमें पहले x के स्थान पर, y के स्थान पर मैंने 1 रख दिया, तो ये इक्वेशन अपने आप को इस इक्वेशन में बदल लेगी और इसको आपने इरिड्यूसिबल प्रूव किया। तो पिछली वो थ्योरम लगाते हुए हम कह सकते हैं कि इसके क्या होंगे, केवल फाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगला क्वेश्चन, और हमने प्रूव करना है कि इसके भी केवल फाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो मेन बात है इसकी इक्वेशन बनाओ, x की जगह पर क्या रखा, y की जगह पर क्या रखा 1, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आपने इरिड्यूसिबल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल बात, देखो स्टेप टू स्टेप। ये 3 डिग्री इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन इरिड्यूसिबल कब होती है, जब उसका कोई भी रूट उसके अंदर ना हो। चलो हम मान लेते हैं कि नहीं नहीं इसका एक रैशनल रूट है, क्योंकि ये फील्ड रैशनल है। वो रैशनल रूट है तो वो इंटीजर होगा, इंटीजर होगा तो इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो उस रूट की वैल्यू क्या होगी, +-1 होगी ना। तो 1 इसको सेटिस्फाई करता है
नहीं, -1 सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होगी, रिड्यूसिबल। और बाय यूज ऑफ द थ्योरम दिस वी सेट दैट ईच को यदि हम m के इक्वल लेते हैं और जहां पर m क्या है आपका नॉन जीरो है, तो आपके इसके केवल फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। विद दिस वर्ड वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड यूनिट।